हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का 1000+ MCQ करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं 0IS का चैनल और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। दोस्तों मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूं। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPSC का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों इस लेक्चर को करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों का इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों EPFO में, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, साथ ही साथ अकाउंटिंग का भी 1000+ MCQ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। आज से वो भी लॉन्च होगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, पॉलिटी का भी किया जा चुका है, इकोनॉमी का भी कुछ लॉन्च होगा। फिर हम लोग कंप्यूटर साइंस और बाकी चीज़ को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना लेट किए। आज हम लोग का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग आज 100 MCQ को देखेंगे और टोटल हम लोग 1000 से ऊपर MCQ को इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर करेंगे, जिसमें पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ दोनों आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बेटर कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो इंग्लिश में भी PDF है और हिंदी में भी मैं इसको बता दूंगा, तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है कि है। फिर भी अगर कुछ बच्चे अगर बोलेंगे हिंदी मीडियम वाले कि सर इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा 2-4-5 दिन लगेगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में भी अगर बोलेंगे तो मैं उसको भी ट्रांसलेट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। कोई इशू नहीं है। बस मेरा मकसद है कि चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से मेहनत करके पढ़िए और ठीक है सक्सेस प्राप्त करें दोस्तों। बस यही भगवान से कामना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर दोस्तों। और आज का हम लोग पहला क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर द फॉलोइंग एरिया। बोल रहा है औद्योगिक संबंध क्या क्या एरिया को कवर करते हैं। क्या वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है दोस्तों, क्या लेबर लेजिस्लेशन मतलब श्रम का जो कानून करता है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग। तो दोस्तों जो औद्योगिक संबंध है वो सबको कवर करता है। हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग भी करवाते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब क्या, एक तरफ मालिक होता है, दूसरी तरफ मजदूर होता है, दोनों आपस में बार्गेन करते हैं। मालिक चाहता है कि हम जो है मजदूर को कम तनख्वाह दें और प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएं, मजदूर चाहता है कि हमको तनख्वाह ठीक ठाक मिलना चाहिए। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। जिस तरह से हम लोग सब जब मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदना, तो सब्जी वाला बोलता है कि टमाटर, हम पूछते हैं कैसे रुपये, तो बोलता है कि 10 रुपये किलो। बोलता है, हम बोलते हैं कि नहीं 3 किलो लेंगे, तो बोलेगा नहीं उतना 3 किलो का उतना ही लगेगा। हम कुछ कम कर दिया, अच्छा ठीक है 9.5 रुपये लगेगा, बोलता नहीं 9.5 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बार्गेनिंग होता है, तो उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। लेबर लेजिस्लेशन है ही दोस्तों, श्रम का कानून तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर करेगा ही और ट्रेनिंग भी देता है उन लोगों को। ठीक है, तो सभी 4 होगा, 1 का आंसर होगा D दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ए कोर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इट्स MBA प्रोग्राम वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय। बोल रहा है कि MBA प्रोग्राम में पहला कोर्स जो औद्योगिक संबंध का किसने लाया सबसे पहले। क्या IIM इंदौर लाया, ऑप्शन क्या IIM इंदौर, उसके बाद XLRI जमशेदपुर, MDI गुड़गांव, या IIM बेंगलोर। ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका XLRI जमशेदपुर। ठीक है, इसने सबसे पहले MBA में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का कोर्स लेके आया दोस्तों। ठीक है, तो 2 का आंसर होगा B दोस्तों। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। और औद्योगिक संबंध पढ़ने का दृष्टिकोण इनमें से क्या नहीं है। मैंने आपको सब दृष्टिकोण पढ़ा है, तो क्या यूनिटरी अप्रोच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कौन सा दृष्टिकोण नहीं है दोस्तों। तो यूनिटरी अप्रोच मैंने बताया था, यूनिटरी अप्रोच के बारे में। ठीक है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच भी पढ़ाया था, मार्क्सिस्ट पढ़ाया था दोस्तों। कहीं मैंने आपको एम्प्लॉई अप्रोच नहीं पढ़ाया था, तो कौन नहीं है दोस्तों, यही हमारा आंसर क्या होगा 3 का D। ठीक है, यूनिटरी अप्रोच क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। जहाँ पे मालिक जो है अपने बच्चे के रूप में उसको देखता है और एक परिवार के रूप में देखता है, कोई मतभेद नहीं होता है दोनों में। प्लूरलिस्टिक मतलब क्या, एम्प्लॉय अलग होता है, एम्प्लॉयर अलग होता है, और दोनों मानता है कि हाँ हम लोग का डिस्प्यूट है, लेकिन हम लोग सहयोग करके कॉपरेशन करके रिजॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। और मार्क्सिस्ट ये बोलता है कि नहीं होगा और सुलझ सकता ही नहीं है, इसके लिए क्रांति लाना पड़ेगा, हम लोग को रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय अप्रोच कुछ नहीं होता है। 3 का आंसर क्या होगा D। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। बोला अंडर यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ग्राउंडेड इन। बोल रहा है कि जब हम लोग यूनिटरी अप्रोच पढ़ते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस का आधार क्या होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है दोस्तों, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। हाँ, यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि मालिक जो होता है एक आदमी को नाम से जानता है,
ठीक है, कि अरे अरे रामू क्या तुमको दिक्कत है, मालिक हमको ये दिक्कत है, अच्छा ठीक है हम दूर करते हैं। अरे श्याम तुमको क्या दिक्कत है, अच्छा ये दिक्कत है, ये चलो रिजॉल्व करते हैं। श्याम पूछता मालिक कुछ काम करना है, कहाँ करना है, मतलब एक परिवार के रूप में काम करता है, यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब मालिक जो एक एक इंसान को जानता है नाम से, है ना, पहचान से। फिर टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स, हाँ दोनों टीम वर्क में काम करता है और दोनों का गोल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, दोनों तीनों होगा, तो 4 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच परसीव्स डैश एज लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट। बोल रहा है जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो किसको पहचान करता है कि वो जो है हमारा कानूनी रूप से प्रतिनिधि कर रहा है जो मजदूरों के हित का, वो किसको बोलता है दोस्तों, वो बोलता है कि ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन होता है, व्यापार संघ होता है, वो हम लोग का प्रतिनिधि करता है, मजदूरों के हित का प्रतिनिधि करता है। ऐसा कौन सा दृष्टिकोण नापता है, मानता है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो 5 का आंसर होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 6 का, बोला इन मार्क्सिस्ट अप्रोच कंसर्न्स विथ वेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर। बोल रहा मार्क्सिस्ट अप्रोच में, मार्क्स का जो दृष्टिकोण है कार्ल मार्क्स का, उसमें जो वेतन से संबंधित जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, जो विवाद है, वो क्यों होता है, वो कैसा विवाद है। तो दोस्तों मैंने पढ़ाया था जो मार्क्सिस्ट अप्रोच में या मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण में ये बोलता है कि हाँ वेज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, वो डिस्प्यूट कैसा है दोस्तों, ठीक है, वो बोलता है वो डिस्प्यूट जो है वो सेकेंडरी है, द्वितीयक है। मार्क्स ये बोलता है भैया ये तनख्वाह उनका रिलेटेड तो सेकेंडरी है, वो द्वितीयक है। प्राथमिक क्या है, प्राइमरी ये है कि हमको जो है ये वर्कर ये जान जाता है कि मेरा शोषण हो रहा है, वही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। तनख्वाह उनका कम देना या अच्छा कंडीशन नहीं देना वो तो सेकेंडरी है। बात समझ में आ रहा है। मेन डिस्प्यूट का मेन जड़ क्या है, जड़ में का मेन है कि जो है एम्प्लॉय जो है वो जो मालिक है वो नौकर का मजदूर का शोषण करता है। ठीक है, तो 6 का आंसर होगा दोस्तों बी, जहाँ पे ये मानता है कि जो डिस्प्यूट्स है तनख्वाह से रिलेटेड वो द्वितीयक है, सेकेंडरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन डिस्प्यूट क्या है कि शोषण हो रहा है वो जानना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फॉर द मार्क्सिस्ट ऑल स्ट्राइक्स आर। तो मार्क्सिस्ट के जब कार्ल मार्क्स के अनुसार जितने भी बंद होते हैं, बंद बुलाए जाते हैं, वो क्या है दोस्तों, तो जितने भी बंद है ये मार्क्स मानता है कि वो सभी जो है कानूनी, वो सभी क्या है पॉलिटिकल है, सभी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है मजदूर को शोषण करता है, उसका उपयोग करता है। और जितने भी स्ट्राइक्स होते हैं, जितने भी बंद बुलाया जाता है पार्टी ट्रेड यूनियन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से रिलेटेड है, मतलब उसमें मजदूर का हित नहीं शामिल होता है, बल्कि राजनीतिक पार्टियाँ अपने हित के लिए मजदूरों का प्रयोग करती है और शोषण करती है। ठीक है, ये को बोला था कार्ल मार्क्स। ठीक है, जहाँ पे ये बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है वो मालिक के साथ हाथ मिला लेती है और फिर बोलती है कि चलो बंद बुलाते हैं, और मालिक जो है आसानी से ये बंद को ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे पैसा वैसा दे के ट्रेड यूनियन वालों को, और मजदूर का कंडीशन जस का तस रहता है। तो ये बोलता है कि जितने भी स्ट्राइक्स, जितने भी बंद हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक चीज़ों से प्रभावित होते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। इसलिए 7 का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मार्क्सिस्ट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ मार्क्सिस्ट को, जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, उसको स्वीकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का सिंपल सा याद करो, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है भैया क्रांति करेंगे और कुछ नहीं। तो वो कभी नहीं बोलेगा कि इंटरप्राइज का बार्गेनिंग की, इंटरप्राइज बार्गेनिंग कर, जैसा हम लोग ऊपर ने देखा, वो कार्ल मार्क्स इसको नहीं मानता था। फिर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ये भी नहीं मानता था, वो सिंपल सा बोलता था भैया मालिक को मार के भगाओ, पूरा शासन होगा मजदूर के हाथ में, तो क्रांति करेंगे क्रांति। कोऑपरेशन वर्क कल्चर, कोऑपरेटिव वर्क कल्चर, सहयोगात्मक वर्क कल्चर का भी ये बात नहीं करता। ये बोलता था भैया सहयोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मालिक का अलग मकसद है और मजदूर का अलग मकसद है। जहाँ एक तरफ मालिक बोलता है कि मजदूरी हम कम देंगे, ये बोलता है मजदूरी बढ़ाएंगे। ये बोलता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, ये बोलता है कम करेंगे। ये बोलता है वर्किंग कंडीशन, काम बहुत ज़्यादा कराएंगे, ये बोलता है कम करेंगे। तो दोनों का हित का भैया टकराव है, दोनों कभी भी सहयोग हो ही नहीं सकता। तो तीनों चीज़ को मार्क्स जो है स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है इल्टन मायो एंड हिज टीम बिलीव्ड इन द पॉजिटिव नेचर ऑफ। बोला इल्टन मायो है दोस्तों, और जो उसकी टीम है, मतलब वो कोई कॉन्सेप्ट दिया था, वो किसके पॉजिटिव नेचर, मतलब सकारात्मक प्रकृति में विश्वास करता है दोस्तों। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, मतलब प्रबंधन और मजदूर। तो ये बोलता है भैया इल्टन मायो और इसकी टीम बिलीव करती है कि तीनों जो है पॉजिटिव, तीनों का जो है सकारात्मक। तो ये बोलती है भैया इल्टन मायो और इसकी टीम कि देखिए मैनेजर का सकारात्मक हो चाहे ना हो, मैनेजमेंट सकारात्मक हो चाहे ना हो, लेकिन जो भैया एम्प्लॉय है ना, वो एम्प्लॉय, ठीक है दोस्तों। तो इल्टन मायो क्या मानता है कि यार पॉजिटिव नेचर होना चाहिए किसका, एम्प्लॉय का, तभी प्रोडक्शन और ये सब अच्छे से हो पाएगा। मतलब ये विश्वास करता है कि जो मजदूर है उसका सकारात्मक जो है पहलू होना चाहिए। ठीक, तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
बोल रहा है कि पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, बोल रहा है कि जो औद्योगिक संबंध होते हैं दोस्तों, उसमें जो पार्टी जो उसमें पार्टी होते हैं, जो उसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा उसमें पक्ष होता है। तो बोल रहा है ILO, गवर्नमेंट, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, ILO, गवर्नमेंट एंड IMF। ये बताइए दोस्तों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या काम है औद्योगिक संबंध में? कोई काम नहीं, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। बोला ILO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सरकार है ही नहीं, ILO में, इसमें जो है इस ऑप्शन में सरकार है ही नहीं, तो बिना सरकार के औद्योगिक संबंध हो जाएगा क्या? नहीं। बोला गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय। बोला देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसका मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से ही है, सरकार है, लेकिन और भी कोई पक्ष होना चाहिए। तो 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ILO। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो सदस्य होते हैं मेन, वो आपका ILO होता है, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फिर सरकार, और एक होता है एम्प्लॉयर का संगठन, ठीक है, मालिक का संगठन। तो 10 का आंसर होगा ए दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज़ मेजर इंटरेस्ट इन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। बोल रहा है जो हार्मोनियस मतलब सामंजस्यक रूप से जो औद्योगिक संबंध होता है, इनमें से किन विभाग का मकसद होता है कि औद्योगिक संबंध कैसा हो, हार्मोनियस हो, सामंजस्यपूर्ण हो, ठीक है। तो ये किसका काम है दोस्तों? ये HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस या ह्यूमन रिलेशंस, इसका काम होता है, वो जिसका मकसद होता है कि भैया औद्योगिक संबंध जो होना चाहिए वो सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। तो 11 का आंसर होगा क्या? ए। तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन वाले थोड़ी चाहेंगे, लेकिन मेन मकसद, मेजर इंटरेस्ट किन का होता है? ह्यूमन रिसोर्स वाले का होता है। फाइनेंस का वित्त से होगा, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग को ध्यान देंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले किसका ध्यान देंगे कि औद्योगिक संबंध कैसा हो, सामंजस्यपूर्ण हो। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ठीक है। अगला है द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन ILO's स्टैंडर्ड्स विथ रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बोल रहा है औद्योगिक संबंध के संदर्भ में जो ILO का स्टैंडर्ड्स है, मतलब ILO का जो मानक है, वो इनमें से क्या है? मतलब इनमें से कौन सा मानक औद्योगिक संबंध से डील करता है, और जो कौन बोला है? ILO। राइट ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक समूह बनाने का अधिकार, और जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार, सामूहिक जो है बार्गेनिंग करते हैं वो, और ट्राईपार्टाइट कंसल्टेंट मतलब त्रिपक्षीय कंसल्टेंट मतलब बात विचार करना। तो त्रिपक्षीय क्या होगा? एक तरफ सरकार होगा, फिर एक तरफ होगा आपका मालिक, और दूसरी तरफ होगा वर्कर, तो इसी को ट्रीपार्टाइट बोलते हैं। तो ILO तो ये बोलता ही है, ILO ये भी बोलता है संगठन बनाने का अधिकार है, जैसे ट्रेड यूनियन ये सब, और ये भी बोलता है कि ऑर्गेनाइज करने का अधिकार है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब ILO का जो स्टैंडर्ड है औद्योगिक संबंध में, ये तीनों चीज़ को कवर करता है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 12 का आंसर होगा डी दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर कमीशंस मेजर रिकमेंडेशन, यूनियन वंस रिकॉग्नाइज्ड शुड बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स टू बी को टर्मिनस विद द पीरियड ऑफ सेटलमेंट। बोल रहा है इंडियन लेबर कमीशन जो अपना सलाह दिया था दोस्तों, वो क्या बोला था कि यूनियन है जो है, एक बार अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसको कितने साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स टू बी को टर्मिनस, जो को टर्मिनस हो जाएगा विद द पीरियड ऑफ सेटलमेंट। मतलब एक बार अगर उसने सेटलमेंट कर लिया तो कितने साल के बाद यूनियन भी जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा आंसर दोस्तों? 4। मतलब 4 साल के बाद जो यूनियन अगर एक बार पहचान मिल जाता है, ठीक है, तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है, कितने साल तक? 4 साल तक, और 4 साल के बाद उसका सेटलमेंट जो होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऐसा सलाह कौन दिया था? इंडियन लेबर कमीशन, ठीक है। तो 13 का आंसर होगा सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट, जब भी रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी, क्या होता है? छटनी। तो बोला जब भी छटनी किया जाता है तो वर्कर इज इंटाइटल टू डैश मंथ नोटिस और नोटिस पे इन लियो ऑफ नोटिस। बोल रहा है वर्कर को अगर मालिक जो है मजदूर का छटनी करता है, रिट्रेंचमेंट करता है, तो कितने समय का नोटिस मजदूर को देना चाहिए छटनी करने से पहले दोस्तों? तो कितने महीने का नोटिस? कम से कम उसको 2 महीने का नोटिस, 2 मंथ्स नोटिस दिया जाना चाहिए, तभी मालिक जो है उसको नौकरी से हटा सकता है। मतलब 60 डेज का नोटिस कम से कम उसको देना चाहिए, 2 महीने का नोटिस देना चाहिए दोस्तों। 14 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ओनली इफ़ एटलीस्ट -% ऑफ वर्कर्स आर इन सपोर्ट ऑफ अ स्ट्राइक। बोल रहा है स्ट्राइक तभी बुलाया जाना चाहिए जब कम से कम -% कितने % जो वर्कर स्ट्राइक का पक्षधर हों कि हाँ स्ट्राइक बुलाओ। तो जितना भी वर्कर हैं उससे कितने % वर्कर अगर समर्थन देंगे कि हाँ स्ट्राइक बुलाओ, तभी स्ट्राइक बुलाया जा सकता है। तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 15%। तो कितना 15% वर्कर अगर सपोर्ट करेगा कि हाँ स्ट्राइक बुलाया जाए, तभी स्ट्राइक बुलाया जा सकता है। तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्रोग्राम मस्ट कवर द फॉलोइंग डिसीजंस। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? प्रगतिशील। प्रोएक्टिव मतलब प्रगतिशील। तो जो प्रगतिशील औद्योगिक संबंध है, जो कार्यक्रम है, किन क्षेत्रों को कवर करना चाहिए दोस्तों? बोल रहा है कम्युनिकेशन, वार्तालाप। कॉम्पिटेंस मतलब कम्पीट करना, प्रतिस्पर्धा। और डिसिप्लिन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अनुशासन और विवाद। और ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो भी प्रगतिशील औद्योगिक संबंध होगा वो सभी चीज़ को कवर करेगा कि वहाँ कम्युनिकेशन भी सही से हो, कॉम्पिटेंस प्रतिस्पर्धा भी हो, अनुशासन भी हो, कॉन्फ्लिक्ट भी हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। मजदूर होगा, मालिक होगा, दोनों का हित अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन भी है। इसीलिए बोला है डिसिप्लिन भी होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट दोनों होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज़ जरूरी है और एक प्रगतिशील औद्योगिक संबंध के लिए, प्रोग्राम के लिए। ठीक है, चलिए तो 16 का आंसर होगा डी दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया सीरियल नंबर में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। बोल रहा था फैक्टर्स विच काउस्ड वेरिएशन ऑफ मिनिमम वेजेज इन इंडिया आर। बोल रहा है भारत में जो न्यूनतम मजदूरी है दोस्तों, उसमें वेरिएशन होता है, उसमें बदलाव होता है, उसमें चेंज होता है। क्यों होता है? मेरा है पहला कथन है प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, क्योंकि जो ज़रूरत वस्तुएं होती है दोस्तों वो अलग अलग जगह अलग होती है। क्योंकि मुंबई में जो वस्तु मिलेगा, मान लो चाय है, दूध है, ब्रेड है, तो वो अलग होगा, रोटी कपड़ा मकान, और झारखंड में अलग होगा। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दोनों का अलग अलग होना चाहिए, ये हमारा होगा। फिर बोला पेइंग कैपेसिटी, पे करने की क्षमता है ना, अलग अलग होगी। मजदूर का, दिल्ली में मजदूर का अलग पेइंग कैपेसिटी है, और जो है दिल्ली और बिहार का अलग, ये भी होगा। प्रोडक्टिविटी, हाँ प्रोडक्टिविटी भी चेंज करता है ना, उत्पादकता भी चेंज करता है, उसके अनुसार होना चाहिए। अगर कोई मजदूर मतलब टाटा में काम कर रहा है दोस्तों, और कोई मतलब टाटा में मतलब संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्टिविटी अलग है, तो न्यूनतम मजदूरी भी अलग अलग होना चाहिए, ये भी सही है। बोला डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर है दोस्तों, वो उसमें भी चेंज होता है ना, तो ये भी होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों? चारों, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 1 का आंसर होगा डी दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है इन ऑर्डर टू हैव ए यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर एंड टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी मिनिमम वेज अक्रॉस द कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वाज म्यूटेड। बोल रहा है कि भारत में जो विविधता है दोस्तों मिनिमम वेज का, उसको विविधता को कम करने के लिए, डिस्पैरिटी को कम करने के लिए और यूनिफॉर्म एक समान वेज स्ट्रक्चर लाने के लिए एक नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, मतलब पूरे भारत के स्तर पे एक फ्लोर लेवल मतलब स्तर, फ्लोर स्तर का एक हमारा मिनिमम वेज सेट किया गया कि इसके नीचे मिनिमम वेज नहीं हो सकता। मतलब इतना तो आपको देना पड़ेगा, बाकी राज्य टू राज्य जो है, एक राज्य दूसरे राज्य डिसाइड कर सकती है फैक्ट्री से फैक्ट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन द CPI, तो CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके आधार पे भारत सरकार ने जो NFLMW है, मतलब नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, वो रिवाइज किया है, टाइम से टाइम उसको चेंज करते रहती है। तो प्रेजेंट में कितना है दोस्तों? तो प्रेजेंट में कितना है दोस्तों? 115 रुपया। हो सकता है ये चेंज हुआ हो, ठीक है, लेकिन इसको आप चेक कर लीजिएगा कितना होगा। अभी प्रेजेंट कितना है दोस्तों, मैं आपको देख के बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो जब क्वेश्चन हुआ था तब ये 115 था, अभी प्रेजेंट में समझ लीजिए 178 से 180 रुपये के आसपास है, इसी के रेंज में है। तो मैं समझ लीजिए 170, 80, 90 तक अगर ऑप्शन में रहेगा तो सही होगा। तो इसका कितना है दोस्तों? 178 से 180 तक, ठीक है। तो इसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। तो 115 नहीं है, यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिए, इसको काट के लिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए 178 से लेके 180 तक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट लेजिस्लेशन। बोल रहा है कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत सरकार एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ भारत सरकार ही इस पर कानून बना सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, फिर है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपेंसेशन, इनअवेलेबिलिटी एंड ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट, और है अगला है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो क्या बताया था कि अगर माइंस है और ऑयल फील्ड है तो उस पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है दोस्तों? भारत सरकार। उपयुक्त सरकार कौन होती है उसमें? भारत सरकार। तो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें बना पाएगा? तो इसमें बना पाएगा रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। बाकी जितने भी चीज़ हैं उसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर माइंस है, खदान है, और ऑयल फील्ड है, तेल का खदान, तेल का कुआँ है,
तेल का क्षेत्र है, तो उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ भारत सरकार को है, ठीक है। तो 3 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है ए प्रीमाइस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स देयर इज ऑफ ए फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो बोल रहा है जो प्रीमाइस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, जब हम फैक्ट्री एक्ट पढ़ा रहे थे तो आपको प्रीमाइस बताए थे कि प्रीमाइस किसको बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जब प्रीमाइस जो होता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, ठीक है, उसमें कितने वर्कर बिना अगर पावर के काम करेंगे तब उसको हम प्रीमाइस बोलेंगे, तब हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे दोस्तों। तो मैंने बताया था कि अगर पावर से काम कर रहे हैं तो 10 या 10 से ऊपर, और अगर बिना पावर का काम कर रहे हैं तो 20 या 20 से ऊपर। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 या 20 से ऊपर। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। अगला है द प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। दोस्तों 1948 में मैंने आपको पढ़ाया था ESIC एक्ट, उसमें वर्कर का वेज सीलिंग कितना था दोस्तों, उसका था 21,000। अगर नॉर्मल वर्कर है तो 21,000, अगर वो डिसेबल्ड है, विकलांग है तो 25,000। ये वेज सीलिंग है ना। तो इसका आंसर याद रखिए कितना है दोस्तों, 21,000। तो 5 का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मतलब देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 16 पहले कर चुके, ये छठा है ना। तो ऐसे देखिए तो 22 नंबर का है। और विच शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 स्पेसिफाइज बेरिलियम पॉइजनिंग, एंथ्रेक्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग और इट्स सिक्वेल एज नोटिफिएबल डिजीज। बोल रहा है फैक्ट्री एक्ट 1948 का कौन सा शेड्यूल, कौन सा अनुसूची बेरिलियम पॉइजनिंग, एंथ्रेक्स और आर्सेनिक पॉइजनिंग को एक बीमारी के रूप में चिन्हित करता है दोस्तों, ठीक है। तो 6 का क्या होगा आंसर दोस्तों, थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में लिखा है अलग अलग बीमारी जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को हो सकती है। तो 6 का आंसर होगा सी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो 6 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। बोल रहा है मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936 के तहत, ठीक है, प्रेजेंट वेज सीलिंग, प्रेजेंट में वेज सीलिंग कितना तनख्वाह होगा हर महीना की, वो इस एक्ट के अंदर में आएगा दोस्तों। तो मैंने बताया था 24,000 से नीचे अगर कोई भी मजदूर कमा रहा है तो ये एक्ट के अंदर आ जाएगा। ESIC का कितना था, अभी हमने देखा कितना था, 21,000, और मजदूरी वाला एक्ट का कितना था, पेमेंट ऑफ वेज का 24,000। तो 7 का आंसर होगा डी दोस्तों। पहले ये 18,000 था लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, 2017-18 के आसपास, ठीक। तो अभी कितना है, 24,000, याद रखिएगा। ESIC में 21,000। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा एज पर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ठीक, 1936 इन रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज और अदर इस्टेब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लेस देन 1,000 पर्सनस आर एम्प्लॉयड वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ। बोल रहा है कोई भी फैक्ट्री जिसमें 1,000 से कम मजदूर काम करते हैं, चाहे वो रेलवे में हो या इंडस्ट्री में हो, किसी में भी हो, तो उसको तनख्वाह हम लोग को देना चाहिए कब, ठीक है, कब तनख्वाह देना चाहिए, हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था हर महीने के 7वें तारीख के पहले उसको जो है तनख्वाह दोस्तों मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वेजेज कब देना चाहिए, हर महीने के 7वें तारीख को। तो 8 का आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बोला था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पहले पढ़ाया है आपको। तो कौन कौन सा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर इन कंटीजेंसी सच एज, तो वर्कर को हित को बचाता है, संरक्षण देता है कब, किन आकस्मिक, कंटीजेंसी मतलब आकस्मिक घटनाओं में, सिकनेस, मैटरनिटी, टेम्पररी और परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेजेज और अर्निंग कैपेसिटी। बोला सिकनेस मतलब बीमारी में, मैटरनिटी मतलब मातृत्व में, अस्थाई अस्थाई शारीरिक अपंगता में, या मृत्यु होने में दोस्तों, रोजगार से मृत्यु होने में। तो मैंने आपको सब बताया था, चारों चीज़ को कवर करता है दोस्तों। तो 9 का आंसर होगा डी, ठीक है, सभी चीज़ों को कवर करता है। ESIC एक्ट संरक्षण देता है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। बोले द वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूनियंस ऑपरेटिंग इन एस्टैब्लिशमेंट इन सेंट्रल स्फीयर इज कंडक्टेड बाय द चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस अंडर कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग रिकॉग्निशन एज एंड अंडर व्हेन डायरेक्टेड बाय द। बोल रहा है जो ट्रेड यूनियन जो काम करते हैं तो उसका जो सदस्यता का जो वेरिफिकेशन करता है, मतलब जांच करता है दोस्तों, वो कौन करता है, चीफ लेबर कमिश्नर करता है। अगर वो सेंटर में, तो मतलब सेंटर में कोई भी अगर ट्रेड यूनियन है उसका सदस्यता का जांच करता है कौन, चीफ लेबर कमिश्नर दोस्तों, ठीक है। और उसको जो डायरेक्शन देता है ऐसा करने का, ऐसा आदेश करने का, वो पूछ रहा है वो डायरेक्शन कौन देता है दोस्तों। तो कौन देगा बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देगा, श्रम मंत्रालय, यही तो है सबसे बड़ी बॉडी है ना जो लेबर से रिलेटेड है। तो यही बॉडी जो है इसको ऑर्डर देती है, डायरेक्शन देती है कि किस तरह से जो है तुम सदस्यता का जांच करेगा अगर कोई ट्रेड यूनियन सेंट्रल लेवल मतलब केंद्र स्तर पर है तो, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है एज पर द प्रोविजंस कंटेंट इन चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947
इस्टेब्लिशमेंट बोल रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत चैप्टर 5B में जो इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश पर्सनस और मोर आर रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिफोर इफेक्टिंग ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। बोल रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के चैप्टर 5B में, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स या उससे अधिक काम करेंगे कि अगर उस फैक्ट्री के मालिक को अगर वर्कर को हटाना है या छटनी करना है या फैक्ट्री बंद करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब किस फैक्ट्री में कितने से अधिक वर्कर कम से कम काम करेंगे या उससे अधिक काम करेंगे कि अगर उस फैक्ट्री में मालिक को किस मज़दूर को हटाना है नौकरी से या छटनी करना है या फैक्ट्री बंद करना है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है 100। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम में लिखा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में अगर 100 या 100 से अधिक मजदूर काम करते हैं और यहाँ से अगर मालिक को मजदूरों को हटाना है या छटनी करना है या फैक्ट्री बंद करना है तो उसको सब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब उपयुक्त सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फैक्ट्री आती है तो उसका उपयुक्त सरकार भारत सरकार होगा, अगर राज्य सरकार के अंदर में इंडस्ट्री आती है तो उसका होगा राज्य सरकार। तो अगर 100 से या 100 से ऊपर मजदूर काम करते हैं तो वहाँ से अगर छटनी वटनी करना है फैक्ट्री बंद करना है तो मालिक को फैक्ट्री के मालिक को परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डैश हैव सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है इनमें से कौन सा चीज़ को स्थापित किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम में। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विवाद से लड़ने के लिए, औद्योगिक विवाद के मामले को सुनने के लिए, फैसला सुनाने के लिए इनमें से कौन से चीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या लोक अदालत किया गया है दोस्तों? नहीं। क्या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल किया गया है? नहीं। क्या किया गया है? लेबर कोर्ट। क्या इस्टेब्लिश किया गया दोस्तों? लेबर कोर्ट। आप ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 12 का आंसर होगा सी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 शैल अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री एंड एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच डैश नंबर्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किस फैक्ट्री में लगेगा जिसमें साल में कितने से अधिक मजदूर काम करेंगे तब। तो मैंने बताया था आपको दोस्तों, अगर किसी भी फैक्ट्री में 20 या 20 से अधिक वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पे बोनस एक्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है एज पर द बोनस एक्ट। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है बोनस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय ड्राइंग सैलरी और वेजेज नॉट एक्सीडिंग डैश पर मंथ इन एनी इंडस्ट्री आर एलिजिबल फॉर बोनस। बोल रहा है कि बोनस एक्ट के अंदर हम लोग देख लिए कि 20 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं तो वहाँ बोनस एक्ट लगेगा। तो क्या सभी मजदूर पे लगेगा? नहीं। जो भी मजदूर 21,000 या उससे कम कमाएगा, ठीक है, हर महीना, तो उसी पे बोनस एक्ट लगेगा। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या होगा? डी। तो अभी तक हम लोग 3 फैक्ट देख लिए हैं। बोनस एक्ट कब पे लगता है? 21,000 पे। ESIC कब लगता है? 21,000 पे। अगर नॉर्मल मजदूर है तब, विकलांग है तो 25,000। ठीक है, और हम लोग वेजेज एक्ट देख लिए कितना? 24,000 पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो 14 का क्या होगा आंसर? डी दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूरा एज पर द पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम मेंबर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स एंड हैविंग रेंडर्ड मिनिमम ऑफ डैश ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी सर्विस क्वालिफाई फॉर सुपर एनुएशन फंड। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जो कर्मचारी पेंशन, जो बीमा 1995 के तहत कोई मजदूर, कोई कर्मचारी अगर 58 साल का उम्र पार कर देता है और कम से कम डैश इतना साल का सर्विस देता है, तब जो है सुपर एनुएशन फंड, मतलब सुपर एनुएशन के बाद उसको पेंशन मिलेगा दोस्तों। तो कितने हैं? अगर कोई भी एम्प्लॉय 58 साल का नौकरी एज 58 साल का उम्र हो गया है और 10 साल का अगर उसने नौकरी कर लिया है दोस्तों, तभी उसको जो है सुपर एनुएशन के बाद, ठीक है, पेंशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 का आंसर क्या होगा? बी दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला था टर्म सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर मेंशन्ड इन द। बोला सेम वर्क मतलब समान कार्य, वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर मतलब समान प्रकृति का कार्य किसमें मेंशन किया गया दोस्तों? तो ये किस बोल रहा है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और चाइल्ड लेबर एक्ट। दोस्तों समान कार्य के लिए समान मजदूरी, ये किस में लिखा गया? ये इक्वल रिम्यूनरेशन में लिखा गया। मतलब महिला है या मेल है या फीमेल है, दोनों अगर सेम नेचर का काम कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। और ये आदि नाम भी है सामान्य, समान रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब सुविधा देना,
तो दोनों को समान वेतन दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ए दोस्तों, मतलब भेदभाव नहीं कर रहे, चाहे वो महिला या पुरुष है, कोई भी, ठीक है, समान काम करे, समान वेतन, ठीक है। तो 16 का आंसर होगा ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट स्टिपुलेट्स फॉर नर्सिंग ब्रेक टू ए वीमेन एम्प्लॉय। ये मैंने आपको पढ़ा है कि अगर कोई महिला कर्मचारी है तो उसमें कौन से एक्ट में नर्सिंग ब्रेक देते हैं, मतलब बच्चे को पालने के लिए छुट्टी दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो बोला इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट और 1961 और चाइल्ड लेबर एक्ट। मैंने बताया था मातृत्व लाभ अधिनियम में उनको जो है मैटरनिटी ब्रेक भी दिया जाता है। देखिए 26 सप्ताह का छुट्टी भी दिया जाता है जिसमें उसको पेमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा नर्सिंग ब्रेक भी दिया जाता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था। 17 का आंसर बी। तो जो बच्चे नहीं देखें इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जरूर देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और ये एमसीक्यू का कोर्स कर लेंगे तो आपका पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी मैं बताते आ रहा हूँ और आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है ना, तो आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अवार्ड मीन्स एन इंटरिम और ए फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर डिटरमाइंड बाय। बोल रहा है अवार्ड, अवार्ड मतलब कोई भी फैसला, वो इंटरिम हो सकता है, मतलब अंतरिम भी हो सकता है या फाइनल भी हो सकता है, वो डिटरमाइन किया जाता है। कौन, मतलब बोल रहा है कि फैसला कौन देता है। ऑप्शन है लेबर कोर्ट, मतलब श्रम न्यायालय, आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थता करता है वो, और या बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन है डी नन ऑफ द एबव। तो दोनों दोस्तों फैसला दे सकता है, चाहे वो श्रम न्यायालय हो या कोई भी मध्यस्थ कर रहा है वो भी। तो आंसर क्या होगा 18 का सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों का फैसला अवार्ड माना जाएगा, फैसला माना जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बोला 1947 का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है दोस्तों, कहीं कहीं 47 लिखा है, कहीं 48 लिखा है, कहीं कहीं 46 लिखा है, तो हमको सबको सही मान के चलना है। तो उसका सेक्शन 10 है, जो भाग 10 है, उसको संवैधानिक रूप से सही माना गया है। तो बोल रहा है उस संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी का माना गया है या नहीं माना गया है, तो उसके बारे में हमारा कथन है दोस्तों, ठीक है। तो सेक्शन 10 में ये लिखा गया है कि अगर सरकार को कभी भी लगेगा कि विवाद हो रहा है या होने की संभावना है, तो वो उस मामले को, जैसे मान लो कोई मजदूर है, ठीक है, और मालिक है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की लगता है कि इस मैटर को कोर्ट न्यायालय सुनना चाहिए, लेबर कोर्ट या लेबर ट्राइब्यूनल, तो उसको रिफ़र कर सकता है, मतलब सरकार को पावर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये सेक्शन 10 जो है वो एकदम सही है, वो इंट्रा वायर्स है। मतलब इंट्रा वायर देखिए दो चीज़ होता है, एक अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब बाहर, मतलब संविधान के बाहर है। संविधान के बाहर मतलब वो संविधान को नहीं मानता है, मतलब सेक्शन 10 जो है वो इनवैलिड है, गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट बोला वो संविधान के दायरे में है कि सरकार को पावर है कि कोई भी विवाद को वो श्रम न्यायालय के पास भेज सकता है, ठीक है। तो वो इंट्रा वायर्स है द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, ठीक है। तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। बोल रहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो बोल रहा है पेमेंट ऑफ जो ग्रेच्युटी एक्ट जो दोस्तों है जो है 1972 में, उसमें जो सब मैक्सिमम अमाउंट मतलब अधिकतम हम लोग ग्रेच्युटी कितना दे सकते हैं दोस्तों। तो पहले कितना था 10 लाख, अब कितना बढ़ा दिया गया 20 लाख, मतलब 20 लाख तक ग्रेच्युटी मिलता है। ग्रेच्युटी क्या होता है, जब कोई आदमी किसी कंपनी में बहुत लंबे समय से काम करता है तो उसको पहचाना जाता है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहा है हमारे फैक्ट्री में, तो जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसको वहाँ जो मालिक होता है वो उसको ग्रेच्युटी देता है, ठीक है। तो कितना ग्रेच्युटी दे सकता है वो 20 लाख तक, पहले कितना था 10 लाख तक, इसको जो है फरवरी में ही चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन था इसीलिए 10 लाख लिखा हुआ है ना। कितना है दोस्तों 20 लाख। बात समझ में आ रहा है आपको, सिंपल। मैं आपको अपडेटेड भी दिया, कुछ आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, एकदम सब सही से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, है ना। अगर कुछ गलत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई करके फिर बाकी बच्चों को भी बता दूंगा, ठीक है। इंसान है दोस्तों, इंसान से ही गलतियाँ होती है और हम ही लोग एक दूसरे की गलती से सीखते हैं, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा 99% आपका सभी चीज़ सही होगा, मैं यहाँ तक 100% कोशिश करूँगा। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन करवाना है दोस्तों, 1000 से ऊपर, उसमें से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो जाए, है ना, चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एरर तो होता ही है इंसान से, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 20 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है बोनस मस्ट बी पेड टू एम्प्लॉय विद इन ए पीरियड ऑफ डैश मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बोल रहा है बोनस हमको कब देना चाहिए, कर्मचारी को कब अवश्य देना चाहिए, जब हम लोग अकाउंटिंग ईयर मतलब लेखांकन का जो अवधि खत्म होने के कितने समय पहले
या कितने समय के भीतर, कितने समय के अंदर हम लोग को उसको जो है बोनस देना चाहिए दोस्तों। तो ये कितना है 8 महीना, 8 महीना के अंदर उसको हमको लोग बोनस दे देना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड क्या खत्म होने के अंदर, ठीक है। तो ये 21 का आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मतलब व्यापार संघ बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों का सदस्यता, न्यूनतम कितने लोगों का सदस्यता अवश्य चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको ट्रेड यूनियन के बारे में बताया कि कम से कम 7 अगर उसके सदस्य रहते हैं तो वो जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। बहुत डिटेल से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यापार संघ अधिनियम 1926 में आप लोग को बताया था। तो 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए रिपोर्ट टू द कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन विद इन डैश स्टेज ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी ऑफ द वर्कमैन। बोल रहा है जो एम्प्लॉयर है मतलब मालिक है वो कितने दिन के अंदर, अगर किसी मान लो वर्कमैन कोई भी मजदूर का अगर मृत्यु हो जाता है या सीरियस इंजरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसको कितने दिन के अंदर कमिश्नर को रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, किसके लिए कि हम उसको जो है कंपेंसेशन दे रहे हैं, हम उसको हर्जाना दे रहे हैं, हम उसको मुआवजा दे रहे हैं। तो कितने दिन के भीतर मरने के या जब एक्सीडेंट होता है तो उसको कितने दिन के अंदर जो है कमिश्नर को हम लोग को रिपोर्ट देना पड़ेगा, किसको, मालिक को, ठीक है। तो कितने दिन के अंदर दोस्तों 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर मान लो कोई मजदूर है, ठीक है, ये मर गया या इसकी इंजरी हो गई, तो जब भी हुआ मान लो आज कितना तारीख है दोस्तों 21, ठीक है, तो 21 मतलब फिर 28 तारीख को उसके 7 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोल रहा है एज पर द शेड्यूल टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पेपर मेकिंग इज। बोल रहा है जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम रोक एंड नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत किस शेड्यूल में, एज पर शेड्यूल जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें पेपर मेकिंग जो कागज़ निर्माण वो क्या है दोस्तों, क्या वो एक पेशा है, क्या वो एक प्रोसेस प्रक्रिया है, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों वो एक प्रोसेस है ना, पेपर मेकिंग, पेपर बनाना एक प्रोसेस है, वो कोई पेशा नहीं है दोस्तों। तो 24 का आंसर होगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं। एज पर द लेबर लॉज एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988। बोल रहा है लेबर लॉ जो हमारा एक्ट है दोस्तों 1988 का, जिसके तहत लिखा गया है कि रजिस्टर बनाना पड़ेगा, कौन, मालिक को रजिस्टर बनाना पड़ेगा और उसको रिटर्न जो भी उसने इनकम टैक्स या और भी चीज़ किया है उसको भेजना पड़ेगा, किसको, सरकार को। तो बोल रहा है एन एम्प्लॉयर ऑफ एनी स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट और वेरी स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए कोर रिटर्न। तो जो बोल रहा है कोई भी छोटा जो फैक्ट्री होगा या बहुत छोटा इस्टेब्लिशमेंट संस्था होगा उसका जो मालिक होगा वो कौन सा फॉर्म में ये सब डेटा देगा, रजिस्टर देगा या रिटर्न देगा, कौन सा फॉर्म में, फॉर्म ए में देगा कि फॉर्म का नाम बी होगा, फॉर्म सी होगा, फॉर्म डी होगा, कौन से फॉर्म में वो अपना डेटा देगा दोस्तों, किसका डेटा, रजिस्टर का डेटा और रिटर्न का डेटा। तो कौन सा फॉर्म में देता है वो नाम है उसका फॉर्म ए। याद रखिएगा फॉर्म ए में छोटे इस्टेब्लिशमेंट और बहुत छोटे इस्टेब्लिशमेंट का जो फैक्ट्री होगा को जो मालिक होगा वो रिटर्न देगा, वो सब देगा इसमें फॉर्म ए में, ठीक है। तो 25 का आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब समझ रहे हो, जिसको हम किस पे रखते हैं दोस्तों, नियोजन पर रखते हैं हम लोग, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। और अप्लाइज टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर इन विच डैश वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वर्कमैन और एनी डे ऑफ द प्रिसाइडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो किस फैक्ट्री में लगता है, मतलब कितने से अधिक मजदूर उसमें काम करेंगे, कम से कम कितना मजदूर होना चाहिए तभी ये लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो 26 का आंसर होगा दोस्तों 20 और मोर। मतलब किसी भी फैक्ट्री में अगर 20 या 20 से अधिक वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक ऑटोमेटिकली लग जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा 20 और मोर, ठीक है। हमने पहले भी देखा था फैक्ट्री एक्ट, तो क्या लिखा था 10 का होगा अगर पावर से और 20 होगा विदाउट पावर। ESIC के बारे में भी देख लिया 20 है, तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप ऐसे करके टेबल बना लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए फैक्ट्री एक्ट और एक लिख लीजिए नंबर ऑफ वर्कर और एक तरफ लिख लीजिए इनकम। तो फैक्ट्री एक्ट में कब लगेगा तो लिख दीजिए फैक्ट्री एक्ट इसमें लगता है। वे बोनस एक्ट अभी देखें तो कितना मजदूरी होना चाहिए, कितना वर्कर होना चाहिए, वो लिखिए टेबल बना के लिख लीजिएगा, तो याद करने में आसानी होगी आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं आप। बोल रहा है द टेक्स्ट ऑफ द सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स shall be prominently posted by an employer in dash and in the language understood by the majority of his workmen। बोल रहा है जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है दोस्तों, स्टैंडिंग ऑर्डर समझते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब हर फैक्ट्री अपने फैक्ट्री में एक पेपर में लिख के रखता है कि कब आपको ऑफिस आना है,
ऑफिस का टाइमिंग कब होगा, कब आपको छुट्टी दिया जाएगा लंच के लिए, लंच का टाइमिंग क्या होगा, कौन कौन सा अनुशासनात्मक डिसिप्लिन वर्क करेंगे, आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, तोड़फोड़ कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, सब पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसी को स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर लिखा जाएगा वो टेक्स्ट मतलब किस भाषाएँ में होगी दोस्तों। एक तो हो गया आपका उस भाषा में जो मेजोरिटी ऑफ मजदूर उसको समझ पाएँ, और दूसरा कौन सा भाषा होगी दोस्तों, तो दूसरा भाषा होगा इंग्लिश। या तो वो इंग्लिश में लिखा होगा और नहीं है इसमें कि सिर्फ इंग्लिश में तो लिखा ही होगा, साथ ही साथ वो भी भाषाओं में लिखा होगा जो मजदूर समझ पाए। मतलब कोई उड़ीसा में अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर लिख के चिपकाना होगा, तो इंग्लिश में तो लिखा ही होना चाहिए, साथ ही साथ उड़िया में भी लिखा होना चाहिए जो बाकी मजदूर समझ पाएँ। अगर झारखंड में है तो झारखंड का लोकल लैंग्वेज में समझना चाहिए, बिहार से बिहार हिंदी में, पंजाब है तो पंजाबी में लिखा होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा ही होना चाहिए। तो इंग्लिश के अलावा वो उस भाषा में लिखा होना चाहिए जो बाकी मजदूर समझ पाएँ। तो 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आप। बोल रहा है डैश मीन्स एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और एनी सब्जेक्ट फील्ड इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और एनी वोकेशनल कोर्स विच द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लंबा होता है, वो इतना ही आसान होता है, बस आपको समझो कि पूछ क्या रहा है बस। देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था भैया स्टैंडिंग ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो कौन से भाषा में बनाते हैं, बाकी ये राम कहानी जानने से कोई मतलब नहीं है ना कि बाकी क्या है। तो बोल रहा है कि किसका मतलब कोई ट्रेड होता है, कोई व्यापार होता है या कोई पेशा होता है या कोई भी और भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कोई वोकेशनल कोर्स जो है भारत सरकार करवाता है या भारत सरकार से कंसल्ट करके कोई और भी करवाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम लोग बोलते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड। ठीक है, उसको हम लोग अप्रेंटिस का ट्रेनिंग नहीं देते, उसमें ट्रेनिंग सिर्फ नहीं दिया जा रहा है, इसमें हम लोग पैसा भी करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डेजिग्नेटेड ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब है, तो डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब है दोस्तों कि कोई भी ट्रेड, कोई भी पेशा या कोई भी फील्ड जो इंजीनियरिंग में होता है या टेक्नोलॉजी में होता है जहाँ पे वोकेशनल कोर्स ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो 28 का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लिखा होता, बाकी चीज़ नहीं लिखा होता तो हम लोग इसको मारते अप्रेंटिस का ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे बल्कि उससे पैसा वैसा भी काम भी करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा, डेजिग्नेटेड ट्रेड। 28 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है दोस्तों, तो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है उसमें बोल रहा है उस एक्ट के तहत, या इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी बोलते हैं दोस्तों, मतलब कर्मचारी का मुआवजा अधिनियम 1923, बोल रहा है उस केस के संदर्भ में इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट, अगर वो अस्थायी रूप से टोटल डिसेबलमेंट मतलब पूर्ण रूप से डिसेबलमेंट हो जाए, डिसेबलमेंट मतलब अपंग हो जाए, विकलांग हो जाए दोस्तों, टोटल मतलब पूर्ण मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी उसका काम करना नहीं बंद कर दिया, नहीं, टोटल डिसेबलमेंट का मतलब ये है कि मान लो कोई मजदूर है, ठीक है, पहले ये गाड़ी चला रहा था, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, अब ये गाड़ी नहीं चलाने लगा, तब उसको बोलेंगे कि यार वो टोटल डिसेबलमेंट हो गया है। ठीक है, मतलब वो जो पहले काम कर रहा था, एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो काम नहीं कर पा रहा है वो वाला काम, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है दोस्तों, और अगर वो मजदूर जो एक्सीडेंट हो गया और काम अगर कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टेम्पररी डिसेबलमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परमानेंट टोटल मतलब वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, टोटल, और टोटल मतलब देखिए जो डिसेबलमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। तो परमानेंट मतलब वो हमेशा वो काम नहीं कर पाएगा जो वो कर रहा था। अगर मान लीजिए इसमें भी दो होता है, एक पार्शियल मतलब आंशिक और एक टोटल। तो टोटल का मतलब वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और आंशिक मतलब परमानेंट डिसेबलमेंट है लेकिन अगर पार्शियल है, आंशिक है, तो वो काम वो नहीं कर पाएगा जो वो पहले कर रहा था। अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता था, पहले एक्सीडेंट हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल मतलब आंशिक, और परमानेंट डिसेबलमेंट मतलब वो हमेशा नहीं चला पा रहा है। अगर वो गाड़ी कोई काम नहीं कर पा रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट। ठीक है, तो बोल रहा है जब कोई आदमी परमानेंट तो अस्थायी रूप से पूर्ण रूप से डिसेबलमेंट हो गया, विकलांग हो गया, तो उसको कम से कम कितना मुआवजा हमको देना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको मालिक को कितना मुआवजा देना पड़ेगा, 1.2 लाख मतलब 120, 1.2 लाख मतलब 1,20,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जिसको लेबर को रखते हैं उसके बारे में है। शैल नॉट अप्लाई टू इस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क इज ऑफ, तो बोल रहा है वो किस इस्टेब्लिशमेंट मतलब किस फैक्ट्री या किस संस्था में नहीं लगेगा जहाँ पे कार्य का प्रकृति क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कथन क्या है, एन इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर, मतलब जो इंटरमीडिएट मतलब रुक के ऐसा जॉब जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे गन्ने का
इंडस्ट्री है, शुगर केन है, वो रुक रुक के होता है, पूरा साल भर तो नहीं होगा। उसी तरह और भी कोई इंडस्ट्री है, जैसे कपड़ा ऊनी वस्त्र बनाने का, ऊनी वस्त्र कब बनेगा, ठंडा के जस्ट पहले बनेगा। तो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो इंटरमीडिएट हो, जो रेगुलर नहीं हो, कंटिन्यूअस नहीं हो, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। अगला है अस्थायी, या बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहाँ पे नहीं लगेगा जो इंटरमीडिएट नेचर का, जो मतलब कंटिन्यूअस काम नहीं हो, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोला वायलेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर ए टर्म नॉट लेस देन। बोल रहा है श्रम बाल श्रम अधिनियम, जिसको रोकने की बात बोला 1986 अधिनियम, बोल रहा है अगर कोई आदमी बाल श्रम करवाता है किसी से तो उसको कम से कम कितने साल का या कितने महीने का कितने समय का जो है सज़ा मिलेगा, जेल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 3 मंथ। कम से कम उसको 3 महीने का सज़ा मिलेगा ही मिलेगा जो बाल श्रम करवाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 3 महीना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, जो नौसिखुआ अधिनियम, अप्रेंटिस मतलब जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस इंटाइटल्ड फॉर ए कैजुअल लीव फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो बोला जो भी प्रशिक्षु अप्रेंटिस एक्ट के तहत अगर छुट्टी चाहते हैं, कैजुअल लीव चाहते हैं, तो उसको मैक्सिमम कितने दिन का, साल में कितने दिन का छुट्टी दोस्तों मिलेगा, कितना छुट्टी वो साल में ले सकता है दोस्तों, ठीक है। तो साल में वो कितना छुट्टी ले सकता है, 12। ये आपको ध्यान देना, मतलब कोई भी प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत साल में 12 छुट्टी ले सकता है दोस्तों। ऐसे आप याद कर लो कि मैं हर महीने 1 छुट्टी, तो 12 महीने 12 छुट्टी, सिंपल, ठीक है। और ये सब आपको रटना नहीं है, बार बार देखिएगा, अपने याद हो जाएगा। इस लेक्चर को शुरू में आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर आप उसको डबल स्पीड या 1.5 स्पीड में देखिए, ऐसे करके खूब बार बार देखिए, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। आपको ये रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 33। बोल रहा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एटलीस्ट वंस इन एवरी। ये भी मैं आपको बताया हूँ कि जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार होती है दोस्तों, वो उपयुक्त जो न्यूनतम मजदूरी होती है उसको रिवाइज करती है, चेंज करती है दोस्तों। कब चेंज करिए, कम से कम कितने बार उसको चेंज करना चाहिए, कितने समय में उसको चेंज करना चाहिए। तो लिखा गया कम से कम 5 साल में, कितने, तो कम से कम 5 साल में उसको चेंज करना ही करना पड़ेगा दोस्तों, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, या तो चेंज करे या तो सेम रख दे या बढ़ा दे, मतलब एक बार उसको न्यूनतम मजदूरी को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिया और ये हमारा 34, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर फिर 50 करेंगे और आपको 4, 5, 7, 8 दिन में पूरा आपको कंप्लीट करवा देंगे लेबर लॉ, ठीक है। और अकाउंटिंग भी शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, सब आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959 डज नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू वैकेंसी इन एनी एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है जो एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट 1959 है, एम्प्लॉय एक्सचेंज मतलब जहाँ पे जैसे कोई मजदूर है, ठीक है, और कोई मालिक है, अब इसको चाहिए नौकरी, ये काम करना चाहता है और ये काम करवाना चाहता है, तो ये कहाँ पे जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगा। यहाँ पे खुद को ये रजिस्टर करेगा, मालिक भी रजिस्टर करेगा, तो फिर ये अपने अनुसार देखेगा कि मेरा ये आवश्यकता है, ये देखेगा मेरा ये आवश्यकता है, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे और ये वाला आदमी इसको रख लेगा। उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जिस तरह से रुपया डॉलर का एक्सचेंज होता है दोस्तों, रुपया बाज़ार में, एक्सचेंज रेट बाज़ार में, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मजदूर और मालिक एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, है ना। उसमें बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे नौकरी.com, ये क्या है, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना। तो बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 बोल रहा है डज नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू वैकेंसी इन एनी एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है किस रोजगार में वो नहीं लगेगा। बोल रहा है इन डोमेस्टिक सर्विस टू डू अनस्किल्ड ऑफिस वर्क। बोल रहा है घरेलू कार्य में, या अनस्किल्ड मतलब जिसमें स्किल नहीं चाहिए वैसे ऑफिस के कार्यों में, या कनेक्टेड विद द स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के स्टाफ में, या ऑल ऑफ द एबव दोस्तों। तो चाहे वो घरेलू कार्य हो या ऑफिस का अनस्किल्ड कार्य, अनस्किल्ड मतलब झाड़ू पोछा लगाने का जिसमें कोई स्किल नहीं लगता हो, या पार्लियामेंट का कोई स्टाफ हो, या ऑल ऑफ द एबव, तो चारों चीज़ में जो है ये वाला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अधिनियम नहीं लगे दोस्तों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दोस्तों 50 क्वेश्चन किए, है ना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ का 1000+ MCQ जो कर रहे हैं उसमें 50 क्वेश्चन आज कर लिया। धीरे धीरे हम लोग जो है 1000 से ऊपर क्वेश्चन को कर लेंगे, और इस सीरीज करने के बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई कहीं से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो PDF दे रहा हूँ, ठीक है, MCQ का, उसी को बार बार देखते रहिए, आपको तुरंत जो है सभी क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों, ठीक है। अकाउंटिंग का भी हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, और बाकी आपका मॉडर्न इंडस्ट्री चल ही रहा है।
और आपका पॉलिटी भी चल रहा है, इकोनॉमी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो सब आपका टोटल कंप्लीट तैयारी होगा, कंप्यूटर भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग के लिए जी जान लगा देते हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आपका जो है अपना कर्तव्य निभाइए, फर्ज निभाइए, अच्छे से पढ़िए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऑल द बेस्ट।